हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की और फिर बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं। तो हाइड्रोजन एटम, तो अगर मैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम को देखता हूं तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड्स अपॉन दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब शेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेल्स के ऊपर, यानी इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसकी एनर्जी और साइज, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए कैसा होगा, जो इनकी एनर्जी का ऑर्डर होगा ना, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर एनर्जी की बात करता हूं, एनर्जी का ऑर्डर देखता हूं, तो देखिए 1s की सबसे कम होगी, इक्वल, फिर इज लेस देन, क्या होगी, इज ग्रेटर देन 2s होगी, इक्वल्स टू 2p होगा। ठीक हो गया, फिर इज लेस देन 3s होगा, फिर इक्वल्स टू 3p होगा। ओके, फिर इक्वल्स टू 3d होगा, फिर लेस देन 4s इक्वल्स टू 4p इक्वल्स टू 4d एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इससे ये पता लगा कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसका साइज और एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एनर्जी का ऑर्डर ये होता है कि 2s की सबसे कम होती है 2s और 2p, 1s की सबसे कम होती है 2s और 2p की बराबर होती है, फिर 3s बराबर 3p बराबर 3d। ठीक है, तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं तो ध्यान से देखिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा। तो देखिए ये यहां पर क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया, तो देखिए ये एनर्जी होगी। ओके, अब ध्यान से देखना है, देखिए ये 1s हो गया, 1s की एनर्जी। ठीक है, फिर आपका 2s की एनर्जी, फिर 2p के बराबर है, ये समझिए 1s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक दिखाया है, 2s में भी एक ऑर्बिटल होता है, हमें पता है ना s में एक ऑर्बिटल होता है। कैसे पता लगाता है? s के लिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो मतलब 1 ऑर्बिटल। ठीक है, फिर 2p के बराबर था, ये क्या है 1s। ठीक है, ये 2s, फिर ये 2p के बराबर है। इज दैट क्लियर? फिर क्या हो गया, 3s हो गया। ठीक हो गया, फिर 3p हो गया, इसी के बराबर होगी एनर्जी। ठीक हो गया, 3p इक्वल्स टू 3d के बराबर होगी। ओके, तो ये क्या हो गया, 3d हो गया। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 और 2 5, 3d के बराबर होगी। फिर उसके बाद क्या है, 4s। ठीक हो गया, ये 4s हो गया। 4s की एनर्जी किसके बराबर होगी, 4p के बराबर होगी। ठीक हो गया, फिर 4d के बराबर होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये देखिए, ये दो में देखिए, तो ऐसे दो ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है, देखिए ऑर्बिटल्स अलग है भाई। एस में एक ऑर्बिटल है, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की सेम है। तो ऐसे दो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, डीजेनरेसी। ठीक है, ऐसे दो ऑर्बिटल्स जिसमें एनर्जी सेम हो जाए, ठीक हो गया, वो क्या कहलाएगी, डीजेनरेसी। और वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब जैसे इनमें देख लो, इनमें 3s 3p और 3d क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल है, बट इन तीनों की एनर्जी सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की बात कर ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई, हमें पता है हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन किस में रिसाइड कर रहा होगा, वो 1s में रिसाइड कर रहा होगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन 2s 2p या अदर हायर एनर्जी लेवल्स में रिसाइड करेगा, अगर हायर एनर्जी स्टेट्स ऑक्युपाई करेगा, तो वो एनर्जी स्टेट्स क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट्स कहलाएंगी, एक्साइटेड स्टेट्स कहलाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उनको, एक्साइटेड स्टेट्स। ओके, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम की बात खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मोर देन हाइड्रोजन, मोर देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन एटम, मोर देन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के अलावा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो दी स्पीशीज विच कंटेन्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको रब क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मोर देन वन ऑर्बिटल्स, फॉर मोर देन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अब इनकी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हमें पता है हाइड्रोजन एटम, हमने अभी पढ़ा हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, मतलब दी स्पीशीज विच कंटेन्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, दीज एनर्जीज डिपेंड्स अपॉन, किस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज किसके ऊपर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी एन एज वेल एज एल के ऊपर। एन क्या है, मतलब शेल्स के ऊपर डिपेंड करेगी और सब शेल के ऊपर डिपेंड करेगी। किस किस के ऊपर, शेल्स एज वेल एज सब शेल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो अगर मैं एनर्जी लेवल्स देखता हूं तो इसमें क्या होगा हमारा, आपका ध्यान से देखना है, 1s इज लेस देन 2s, ठीक हो गया, फिर इज लेस देन 2s 2p, फिर इज लेस देन 3s, फिर इज लेस देन 4s, फिर इज लेस देन 3d। ठीक हो गया, ये एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, ये एनर्जी लेवल्स होंगे। अगर मैं इसके डायग्राम देखता हूं तो डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स मेरा, देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं तो देखिए ऐसे बनेगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां पर एनर्जी होगी, ठीक हो गया, तो 1s नीचे, ठीक है, 1s, फिर 2s, ओके, फिर 2s, फिर 2p कहां होगा, इसके ऊपर होगा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2p सब शेल में। ओके, 1s 2s 2p, फिर 3s इधर आएगा, ठीक हो गया। ओके, 1s 2s 2p 3s, फिर 3p हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा, सॉरी 4s आ जाएगा। ओके, 4s आएगा, फिर 3d आएगा, ठीक हो गया। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनका एनर्जी लेवल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ओके, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 3s, फिर इज लेस देन 3p, ठीक हो गया, फिर क्या हो जाएगा 4s, फिर इज लेस देन 3d। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा। अब देखिए, अब आपको एक बात ध्यान देनी है। तो ये हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन के केस में तो 2s इक्वल्स टू 2p के बराबर हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2s के बाद 2p छूट गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ हमारा, देखो हाइड्रोजन के केस में 2s 2p के बराबर हो गया, 3s 3p के बराबर हो गया। बट यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या था, हाइड्रोजन में क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करता हूँ, न्यूक्लियस ये था, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो
प्लस और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस थे केवल, तो क्या हो रहे थे, उसकी वैल्यू इस वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ओके, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत ज्यादा है, तो जितना अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी होगा, और क्या होगा, हमारा रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी होगा। तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस किस किस के बीच में होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो अगर मैं हायर एनर्जी लेवल्स की बात करता हूं, तो अगर मैं फॉर हायर एनर्जी लेवल्स की बात करता हूं, तो देखिए 3D की एनर्जी कम हो जाती है 4s से, ठीक है, और 4f की एनर्जी कम हो जाती है 6s से। तो कुछ अनसर्टेनिटीज मिलती हैं एनर्जी लेवल्स में, मतलब ऑर्बिटल्स में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में कुछ अनसर्टेनिटी मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन का फैक्टर यहां पर लिया जाता है, ठीक है, म्यूचुअल रिपल्शंस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बट जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है ना एटम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की, वो डिपेंड करती है जितना अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हुआ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं हमारा दो टर्म है, एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है और दूसरा क्या है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। मैं इसको रब कर देता हूं पहले। तो देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे इनर ऑर्बिटल्स हैं, ये आउटर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना है। तो देखिए भाई इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, ठीक हो गया, इंटरेक्शन होगा। ओके, तो अब देखो दोनों टर्म एक साथ होंगे, ठीक है, दोनों टर्म होंगे। तो अब देखिए अगर मैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता हूं, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो क्या होगा, हमारा अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ठीक हो गया। तो मेरा क्या होगा, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो नेट, अब क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब उनको इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ठीक हो गया, तो शील्ड कर लेंगे, तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा था, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को नहीं मिल पाएगा। तो द शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से समझो कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स, द शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब जो नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो नेट अब ये समझो न्यूक्लियर इंटरेक्शन मिलना चाहिए, जो जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज जो मिलना चाहिए था आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, वो नहीं मिल पाएगा। भाई नेट पॉजिटिव चार्ज कहां मिल पा रहा है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर लिया। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, जेड इफेक्टिव कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, जेड इफेक्टिव कहा जाता है इस टर्म को। ये क्या हो गया भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे इस टर्म को, जेड इफेक्टिव को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ठीक हो गया। तो ये दो टर्म मुझे आपको बताते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ गए होंगे आप, और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की, ठीक है,
तो उसकी एनर्जी, ध्यान से समझना, उसकी एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जो एनर्जी एंड साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स? किसके, 1 मिनट में देख लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ओके। तो देखिए, अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की बात कर रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऐसी स्पीशीज की जो एनर्जी और साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस एनर्जी का शेप कैसा है। ठीक हो गया, कि वो एनर्जी की जो ऑर्बिटल है ना, वो जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन है उसका शेप कैसा है और उसका साइज कैसा है। ठीक है, एनर्जी और साइज डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन the nature of orbital, कि उस ऑर्बिटल का नेचर कैसा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करता हूं, तो अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान से समझना है, एस ऑर्बिटल क्या है, पूरा का पूरा स्फेरिकल है। ठीक है, तो स्फेरिकल है तो उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होगी। इसका मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू पी। पी में क्या होता है भाई, डम्बल होती है शेप। ठीक है, तो कम स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू डी। डी में क्या होता है, डबल डम्बल। तो इसका मतलब अगर एस ऑर्बिटल है, अगर कोई स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल। तो इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि भाई अलग अलग ऑर्बिटल्स में मैं एनर्जी कैसे निकालूंगा, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, तो इसके लिए रूल लगता है N+1 रूल, सॉरी N+L रूल लगता है। ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय N+L रूल। किस रूल से लगता है, N+L रूल लगते हैं। ठीक है, तो देखिए N+L रूल क्या होता है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जिसकी N+L वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब अगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ N+L, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ N+L, तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी, N विच हैज the value of n has less energy। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए क्या होता है, जिसकी N+L की वैल्यू कम आएगी, जिस ऑर्बिटल की, वो लेस, उसकी एनर्जी लेस होगी। अगर इन केस ऑफ सेम N+L वैल्यू, तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी वो उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक हो गया, ये N+L रूल होता है। तो देखिए हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बनाया, 1s लिख देता हूं, 2s 2p, फिर क्या हो जाएगा 1s 2s 2p 3s, फिर 3p, फिर क्या हो जाएगा 4s, फिर 3d। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ पर l की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो n क्या है, N+L रूल लगाता हूं मैं। n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू 0, तो N+L रूल लगाओ, कितना आ गया 1। ठीक है, इसमें ले लगाओ, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, s के लिए 0 होती है, तो कितना आया n 2 आ गया। इसके लिए देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 3 आ गया N+L। ओके, इसके लिए देखो n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, तो 3 आ गया। इसके लिए देखो n की वैल्यू 3, ओके, ठीक है, p की वैल्यू कितनी 1, तो 4 आ गया। इसमें देखो n की वैल्यू 4, s की l की वैल्यू 0, तो कितना आ गया 4। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, l की वैल्यू 2, तो 3 तो 5। ठीक हो गया, बात क्लियर है या नहीं? ओके, ठीक हो गया या नहीं? अब इसके बाद क्या आता है, 4p आता है, इसको भी देख लो। 4p, n की वैल्यू क्या होती है 4, p की वैल्यू 2, नहीं सॉरी 1। ठीक है, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 5 आ गया। अब देखो इन दोनों को केस को देखो जरा आप, भाई दोनों में N+L की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो आप किसके ऊपर डिपेंड करिए, n की वैल्यू 3 है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, N+L रूल पता लग गया आपको, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम में पता लग गई, और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में पता लग गई। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है यहीं पे।
वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है।